सर वो हमारी कौन सी सरकार थी? सामुदायिक सरकार थी। ठीक, तीसरी जो थी वो हमारे पास सामुदायिक सरकार थी। और एक जो है ना वो ब्रुसेल्स की राजधानी में अलग, मतलब जो ब्रुसेल्स था बेल्जियम की राजधानी, वो ब्रुसेल्स की अलग से क्या बनी थी? ब्रुसेल्स की अलग सरकार बनी थी। ठीक, तो सर 4 प्रकार की हमारे सरकारें थी, इनके बारे में अभी हम डीप में पढ़ेंगे आगे। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया इतने बच्चों को? बढ़िया। तो सर हम समझ गए कि सर 4 प्रकार जो है वो 4 बार क्या होता हुआ था, संशोधन हुआ था। और क्यों हुआ था, कारण अगर पूछ लिया जाए कि भैया क्यों हुआ था, ताकि आपसी मतभेद ना पैदा हुआ हो। ठीक, आपसी मतभेद ना पैदा हो। यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में लिखी है। ठीक, कि भैया बेल्जियम में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। एक बात पूछूं, क्या सच में आज आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया? अगर नहीं आया तो नो लिखिए भाई। मैं भी तो जानूं कि भैया आज यूट्यूब ने हमारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा भाई? क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा? सच में आया था सर, लेकिन सर भाई क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं? ठीक, आपसी मतभेद ना पैदा हो। यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में लिखी है। ठीक, कि भैया बेल्जियम में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। एक बात पूछूं, क्या सच में आज आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया? अगर नहीं आया तो नो लिखिए भाई। मैं भी तो जानूं कि भैया आज यूट्यूब ने हमारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा भाई? क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा? सच में आया था सर, लेकिन सर सच में नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 7,000 व्यूज, मीन्स कि बच्चे आए, बच्चों को पता ही नहीं चला है ना? हो सकता है अभी धीरे धीरे करके जा रहा हो भाई, है ना? हाँ, हो सकता है भैया संकटा, आज मतलब पूजा पाठ है, तो हो सकता है बच्चे कुछ अपने संकट हर रहे हो। हैं, चले चले भाई, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग थे? यानी 15 थे, 18 थे, 19 थे या फिर क्या बोल रहा है, जबान की फिसल रही है। 15 थे, 80, 18 थे या फिर 19 थे या फिर 20 थे? तो बच्चों एक बात याद रखना है कि अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की, तो सर ब्रुसेल्स में 2 टाइप के लोग थे। एक थे 20% वाले और एक थे 80%। 80% थे हमारे कौन से? फ्रेंच वाले। और डच वाले कितने थे सर? डच वाले हमारे कितने थे? 20%। तो सर हम अच्छे से समझ गए। और ये सवाल कब पूछा गया भैया? ये सवाल 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। चले, अगला जो हमारे पास सवाल क्या है देखो, कह रहे श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त? सर हम अच्छे से समझ गए। और ये सवाल कब ब्रसेल्स में डच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग थे? यानी 15 थे, 18 थे, 19 थे या फिर क्या बोल रहा है, जबान की फिसल रही है। 15 थे, 80, 18 थे या फिर 19 थे या फिर 20 थे? तो बच्चों एक बात याद रखना है कि अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की, तो सर ब्रुसेल्स में 2 टाइप के लोग थे। एक थे 20% वाले और एक थे 80%। 80% थे हमारे कौन से? फ्रेंच वाले। और डच वाले कितने थे सर? डच वाले हमारे कितने थे? 20%। तो सर हम अच्छे से समझ गए। और ये सवाल कब पूछा गया भैया? ये सवाल 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। चले, अगला जो हमारे पास सवाल क्या है देखो, कह रहे श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? जल्दी बताओ। अब बताइए मुझे, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 1947 में ना? तो श्रीलंका को जस्ट 1 साल बाद हुई थी। ठीक, तो ये सवाल भी हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखोगे यही सवाल आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। और मैंने कुछ कूट वाले प्रश्न भी इसके अंदर आज डाले हैं जो बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं फरवरी 1950, फरवरी 1955, फरवरी 1956 या फिर फरवरी 1948? तो याद रखना है फरवरी 1948। यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बढ़िया, एकदम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओमकार, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, अगला सवाल हमारे पास में क्या है। अब देखो श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अब आप समझ लो कि जो जानकारी यहां पर दी गई है ना, वो 100% आपके बोर्ड 48। यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बढ़िया, एकदम,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओमकार, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो अगला सवाल हमारे पास में क्या है। अब देखो श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अब आप समझ लो कि जो जानकारी यहां पर दी गई है ना, वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगी। अब देखो कैसे मिलेगी, पहले समझो, देखो और इसको समझ लेना ताकि आगे आने वाले प्रश्न गलत ना हो। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो बच्चों सबसे पहली चीज, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह जानकारी होनी चाहिए। श्रीलंका जैसे बात करें तो भारत में जो तमिलनाडु है ना, भारत में तमिलनाडु कहाँ है, सबसे नीचे। अगर आप देखोगे तो आपको भारत का जो नक्शा है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। अगर भारत के नक्शे को आप बनाने की कोशिश करोगे तो भारत का नक्शा कुछ ऐसे देखने को मिलता है। और भारत का नक्शा अगर ऐसे मिलता है तो श्रीलंका हमारे पास यहाँ पर लटका हुआ है ऐसे, ठीक। तो सर ये हमारा श्रीलंका, तो सर तमिलनाडु यहाँ पर है और इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ही दूरी पर श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलो, मैं लगभग 2 करोड़ जो है श्रीलंका की जनसंख्या है, ठीक, समझ गए, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद 74% लोग वहां पे सिंगली भाषा बोलते हैं और 18% लोग वहां पे तमिल भाषा बोलते हैं और 7% लोग वहां पे ईसाई होते हैं और 1% लोग वहां पे अन्य होते हैं। यानी अगर आप 74, 18, 7 और 1 इनको सबको जोड़ लोगे, देखो ये हो गया जोड़ करके कितना, 25, 25 1 26, तो 26 74 100 टोटल हो चुका है। लेकिन जो 18% बच्चों ये हमारे तमिल होते हैं ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यानी तमिल भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होते हैं जो 13% श्रीलंकाई होते हैं और 5% होते हैं भारतीय तमिल होते हैं। यानी भारत के लोग भी जाकर के श्रीलंका में रहने लगते हैं, ठीक है सर, अच्छे समझ में आ गई बात। सर तमिल और कह रहे हैं सिंघली भाषी लोग, यानी जो 7% होते हैं ये भाषा तमिल और सिंघली ही बोलते हैं। यानी इनकी कोई अलग से भाषा नहीं होती, अंग्रेजी बहुत नहीं बोलते हैं, ठीक, अच्छा समझ गए सर। 1% में अन्य लोग आते हैं और ये जो श्रीलंकाई और भारतीय तमिल होते हैं ये कैसे होते हैं, हिंदू और मुसलमान होते हैं। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि ये हिंदू और मुसलमान होते हैं। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब दूसरी चीज, सिंघली भाषी लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। इफ यू वांट देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। डन, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ, देखो जरा हमारे पास एक सवाल आ गया, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का कितना ही % हिस्सा है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर बता पाओगे कि नहीं। फटाफट से बताइएगा, देखो जरा गौर से समझना। अगर बच्चों हम बात करें श्रीलंका की, अब देखो मैं लिख करके बताता हूं, अगर बात करूं श्रीलंका की तो सर श्रीलंका को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। सर एक हो गया हमारे पास 74%, एक हो गया हमारे पास 18%, एक हो गया हमारे पास 7% और एक हो गया हमारे पास 1%, ठीक है। सर 1% में हमारे पास अन्य लोग हैं, 7% में हमारे पास सर ईसाई लोग हैं जो कि तमिल और सिंघली भाषा बोलते हैं, 18% जो लोग हैं हमारे पास सर वो तमिल लोग हैं, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद 74% लोग हैं जो कि सिंघली भाषा बोलते हैं, लेकिन ये जो सिंघली भाषा बोलते हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल जो होते हैं वो हमारा ऐसा समूह होगा जो कि अल्पसंख्यक होगा, समझ गए। और सर जो सिंघली होगा वो हमारा बहुसंख्यक समूह होगा, यानी सिंघली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया होगा, सर श्रीलंका में जो हमारे 7% है ना सर वो तो ईसाई हैं और सर 7% तो कम नंबर है, इसका मतलब सर ये हमारे अल्पसंख्यक होने चाहिए। नहीं, ये जो 7% आप देख रहे हो ये अल्पसंख्यक के अंदर काउंट नहीं करे जाएंगे, बल्कि हमारा तमिल वाले ही काउंट करे जाएंगे। तो सर 74% सिंघली हो गए, 18% तमिल हो गए, 7% ईसाई हो गए और 1% में हमारे अन्य लोग आ जाते हैं। अब ये जो 18% होते हैं इनको 2 पार्ट में तोड़ दो, 13% जो होते हैं श्रीलंकाई होते हैं और 5% जो होते हैं वो भारतीय होते हैं। अब मेरे से सवाल पूछा गया है कि भैया ये मुझे बता दो कि श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने % है। सर ईसाई लोगों का हिस्सा कितने % है, सर 7% है। अब एक सवाल बन जाता है कि सर ये 7% जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, तो भैया याद रखना है कि ये तमिल भाषा भी बोलते हैं और ये सिंघली भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमें वो भी पता हो जाना चाहिए कि भैया ये तमिल और सिंघली भाषा बोलते हैं। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? आग लगा दो एक बार फटाफट से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी इतनी बात। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। सर सामाजिक विज्ञान का महामैराथन नहीं होगा क्या? बेटा ये कहाँ चल रहा है लल्ला, का महामैराथन में सब कुछ होता है, ये महामैराथन ही तो है। समझ में आ रही बात? आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? चलो मैं आगे, चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्या चल रहा है? महामैराथन ही तो चल रहा है ना। देखो कह रहे श्रीलंका की, अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्या चल रहा है? महामैराथन ही तो चल रहा है ना। देखो कह रहे श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो श्रीलंका की तमिल समस्या, अब श्रीलंका में तमिल समस्या क्या थी इसको समझते हैं पहले। अच्छा एक छोटी सी चीज पूछता हूं, तुम्हारे स्कूल में कुछ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे और कुछ जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं ना, वज्र देहाती भाषा है ना, आइला बैला करके बात करते हैं, तो अब समझ आ रही बात। तो कुछ वैसे वाले और कुछ होते हैं, कुछ तुम्हारे क्लास में नखरीली लड़कियां, सब अलग अलग। अब इनकी सबकी मानसिक धारणाएं भी क्या हैं? अलग अलग हैं। तुम्हारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो लड़कियों को बहुत तवज्जो देता है। अब लड़के तो क्या करेंगे, लड़के तो खिलाफ हो जाएंगे ना प्रिंसिपल के। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि श्रीलंका में 74% भाषा बोलने वाले, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, श्रीलंका की सरकार, जब श्रीलंका आजाद हुआ ब्रिटेन से, तो श्रीलंका की जब सरकार बनी उसके बाद कुछ सालों बाद श्रीलंका को क्या कर दिया, श्रीलंका में 1956 में क्या कर दिया गया कि भैया नोट करके रखिएगा कि वहां पे सिंगली भाषा वाले लोगों को ज्यादा मान्यता दे दी गई, उनको दर्जा दे दिया गया। कहां पर दर्जा दे दिया गया? उनकी भाषा को पूरे राष्ट्र की भाषा का दर्जा दे दिया गया। समझ में आ रही बात? और साथ ही साथ में पूरे देश के धर्म को बौद्ध धर्म बता दिया गया। ठीक, तो ऐसे में जो तमिल वाले लोग थे वो परेशान हो गए। तमिल वाले लोगों ने कहा भैया देखो ऐसा तो काम नहीं चल पाएगा, हमारी भाषा कुछ है ही नहीं, हमारी भाषा कुछ है ही नहीं, हमारा धर्म कुछ है ही नहीं, हम क्या कहाँ जाएं? तो तमिलों ने कहा मैं अपनी अलग सरकार बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सिंहली और तमिल भाषा वाले लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मेरे लल्ला मेरा बर्थडे नहीं है, सब लोग क्यों विश कर रहे हो? नहीं है मेरा बर्थडे। अब किसी ने कह दिया तो मैंने थैंक यू बोल दिया। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे तमिलों की भाषा, संस्कृत और अधिकारों के प्रति सिंहलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना। कह रहे हैं श्रीलंका की तमिल समस्या, तो भैया तमिलों की भाषा को अनदेखा कर दिया गया, उनकी संस्कृत को अनदेखा कर दिया। समझ लो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग, इसको एमसीक्यू मत समझो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि भैया तमिलों की भाषा, संस्कृत, अधिकारों के प्रति सिंहलियों की नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना। यानी जो सिंहली भाषा को ज्यादा तवज्जो देने वाली राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने तमिलों को अनदेखा कर दिया। ठीक है सर, सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद यानी सिंगली भाषा वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि मेरी संख्या ज्यादा है, उन्होंने बहुसंख्यकवाद पैदा कर दिया। बहुसंख्यकवाद का मतलब कि भैया भेदभाव करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, यानी सिंगली भाषा वाले लोगों का दबदबा था। बहुसंख्यकवाद का मतलब दबदबा दिखाना। ठीक है सर, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी गई। जैसे भारत में जानते हो कि अगर हिंदुओं की सरकार बन गई तो हिंदुओं की चलने लगती है, यूपी में तो खासकर होता है, अगर हिंदुओं की सरकार बन गई तो फिर हिंदू ऊपर हो जाते हैं, अगर जो है दूसरे किसी धर्म की सरकार बन गई तो वो लोग ऊपर हो जाते हैं। तुम लोग समझदार हो। ठीक, तो सर सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति, यानी ये सारे कारण हैं जिससे तमिल लोग क्या थे, परेशान थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सर कितने बच्चे? ऑप्शन नंबर डी वाले सर कितने परसेंट है? 55%। बहुत अच्छा, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। आगे चलो मैं, चलो बहुत डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि अगर मैं भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सब एक ही क्लास में कर दूंगा, फटाफट से पढ़ा दूंगा, बेटा कुछ नहीं क्लियर हो पाएगा। इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में तोड़ा है। वैसे भी आप लोग पूरी मैराथन कहाँ 12 घंटे में ना तो पूरी हो पाएगी, और ना 12 घंटे बहुत सारे लोग बैठ के देख भी नहीं पाते हैं। अब हिंदी का जो मैम का क्लास था 7 लाख लोगों ने देखा अभी तक, कमेंट्स पढ़ी है मैंने, 3 दिन में देखा, मैंने 4 दिन में देखा। ठीक, तो देखो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? सर सामुदायिक सरकार क्या होती है? सामुदायिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, समुदाय के लोग क्या करते हैं, मिलकर के सरकार चुनते हैं।
ठीक, तो सर मुझे बता दो क्या लेबनान में है, क्या श्रीलंका में है, या युगोस्लाविया में है? नहीं, इसमें कहां पर? बेल्जियम में। युगोस्लाविया से एक बात याद आ गई, युगोस्लाविया से एक बात याद आ गई कि सर युगोस्लाविया जब देश बना था तो इसका जब बंटवारा ये कैसे बना, तो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जो बंटवारा हुआ, ये जब देश बना तो ये धर्म और जाति के आधार पर बना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बोलो क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है युगोस्लाविया वाला, ये 2025 में पूछा भी गया है। अगला सवाल हमारे पास में है कि सत्ता की साझेदारी सामाजिक टकराव को कम करती है, यानी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक कथन लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो सत्ता की जब साझेदारी होती है तो सामाजिक टकराव को कम करती है। क्या ये बात सही लिखी है? क्या ये बात सही लिखी है कि सत्ता की साझेदारी होने से सामाजिक जो टकराव होते हैं वो कम होते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता यानी जो सत्ता के सरकार के जो काम होते हैं उनको बांट दिया जाता है, ठीक, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, ठीक। तो सर हम समझ गए कि इससे क्या होता है, सामाजिक टकराव कम होते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, ठीक, लोगों को बराबर मान्यता मिल जाती है। तो सर सत्ता की साझेदारी सामाजिक टकराव को कम करती है, बात एकदम सही लिखी है, ये बात एकदम सही लिखी है। यानी सर ए वाला जो है वो सही है, ये तो कह रहे ए गलत है, तो ये गलत हो जाएगा भैया, देखो, ठीक। फिर कह रहे सभी समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिलती है, बिल्कुल। जब जहां जिस देश में सत्ता की साझेदारी होती है वहां पे सभी समुदाय के जो लोग होते हैं वो सत्ता में भागीदारी रखते हैं, ठीक। तो सर हम समझ गए कि ए भी क्या है, सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक। फिर उसके बाद बी भी क्या है, सर बी भी सही है, बी भी क्या है, सही है। और ए और बी दोनों, जो बी होता है यानी जो कारण है वो क्या है, इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी होती है तो सारे समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए वाला जो होगा वो करेक्ट हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन इनकी तुलना में कम अच्छे हैं। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। सर क्या प्री बोर्ड यहीं से आ जाएगा? बिल्कुल भी आ जाएगा, ठीक। आगे मेरी बात समझ में, जितना आप अगर आज सारे बच्चे इसको देखोगे अच्छे से तो मैं आप लोगों को उसका अर्थशास्त्र का भी जल्दी ही करा दूंगा। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? फटाफट से बताओ, जो हमारा बेल्जियम देश होता है उसकी सीमाएं किन देशों से लगती हैं? फटाफट से बताओगे कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। देखो पहली बात बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम, मान लीजिए कि इमेजिन करो ये बेल्जियम है, ये क्या है, ये बेल्जियम है। अब ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम के चार, इसके आसपास चार देश हैं बड़े बड़े। पहला देश कौन सा है सर? फ्रांस। फिर उसके बाद सर ये नीदरलैंड से तो आज़ादी हुआ था, अलग हुआ था, तो सर इसके बाद ये नीदरलैंड भी हो गया। और सर जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक। अब देखो इसी में नाम छुपा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। बेल्जियम, जा से जर्मनी, ये याद रखोगे आप लोग, है ना। जा से क्या हो गया, जर्मनी हो गया, और ला से हो गया तुम्हारा लग्जमबर्ग, यानी ला से लग्जमबर्ग, और इसके बाद ये हो गया जर्मनी। और नीदरलैंड से तो आज़ादी हुआ था, फ्रांस से, याद रखोगे इसे, ठीक। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रही है इतनी बात। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। और बच्चों ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सवाल 2020 के पेपर में और 2025 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ये प्रश्न बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। अभी चलूं मैं आगे, चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अगला है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? ये बढ़िया सवाल पूछा है। लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, या फिर लगभग 4 करोड़? सर पोल दे दीजिएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है
और ये सवाल भी आपका 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। और पूछा गया है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है। सर बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है। सारे बच्चे फटाफट से लिखो, फटाफट से सारे बच्चे लिखोगे। सर लॉन्ग क्वेश्चन करा दो, लॉन्ग भी कराएंगे, लॉन्ग भी कराएंगे भाई, वो भी रखे हमने, सब रखते हैं हम लोग ऐसे नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराया जाता है। जल्दी से बताओ। 1 2 3, लगभग 1 करोड़। बहुत अच्छी बात है, लगभग क्या होती है, 1 करोड़ होती है। ठीक, और ये जो भारत में अगर हम बात करें, जो हमारा हरियाणा है उसकी जनसंख्या का लगभग आधा होता है, यानी लगभग 1 करोड़ होता है। ठीक, अरे भैया 2 करोड़ तो श्रीलंका की होती है। हाँ, लगभग 2 करोड़ तो श्रीलंका की है। कहां पढ़ करके आए हो भैया? 2 करोड़। अभी आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो, पीछे अभी यही चीज बताया कि लगभग 2 करोड़ तो श्रीलंका की होती है। समझ गए? चलो अगला सवाल है कि श्रीलंका के अगला सवाल वही पूछ लिया गया जो अभी हमने पीछे बताया है, बस वहां पे बेल्जियम था, यहाँ श्रीलंका है। ठीक, तो सर इसका पोल मत देना। तो श्रीलंका की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 2 करोड़ हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी? 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। अब ये सवाल तुमसे बोर्ड के एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा गया है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, फटाफट से बताओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं होता है। याद होगा जब आप लिख करके बोलोगे, लिखोगे, मतलब लिख करके चलोगे ना, तो जरूर याद होगा। ठीक, 10-10 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए और देखिए कि मैं 10 में से कितने कर पा रहा हूं। ठीक, अब 11 से लेकर के आप लोग सारे लोग 20 तक का टारगेट बनाओ। जब 20 क्वेश्चन हो जाए तो टाइप करके बताना मेरे इतने सही हो गए। ठीक, फिर मैं देखूंगा और सब लोग पोल पे आंसर क्लिक करने के बाद तब अंदाजा लगाओगे कि भैया मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक, काउंट करके रखो एक बार। बढ़िया, समझ गए? सर फिर भी गलत हो जा रहा है, क्यों गलत हो जा रहा है भाई? आराम से सोच समझ करके दो ना आंसर। तो सर बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है या फिर ब्रुसेल्स है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है भैया? ब्रुसेल्स है। ये क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक, अच्छा सर पेरिस क्या है? पेरिस तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, लंदन और बर्लिन हम काट देंगे। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। बढ़िया, चलो भाई अगला सवाल हमारे पास में है कि श्रीलंका ने सिंगली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया। यह सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीलंका ने सिंगली को कब राजभाषा घोषित किया था। एक बार फटाफट से बता दो, सारे बच्चे फटाफट से बता दो कि यह कब राजभाषा घोषित करी गई, जल्दी से। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर मौजूद हमारे जितने भी बच्चे हैं कि अगर हो सके तो इस क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि आज कुछ ना कुछ यूट्यूब पे ग्लिच रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस क्लास के बारे में पता शायद नहीं चल पाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे बच्चे इसको शेयर कर दें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा 1956 होगा। आप लोग फटाफट से आंसर देखिए, मैंने बताया इसलिए कि आप लोगों को कम से कम, मैं तब तक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं शेयर कर देता हूँ और आप लोगों से भी मैं बोलूँगा कि भैया आप लोग भी शेयर कर दो। मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, क्योंकि आज हमारे कंप्यूटर मास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे ही ये काम करना पड़ रहा है। आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई, सारे बच्चे शेयर करोगे? मैं भी इसको शेयर कर देता हूँ। ये भैया हमारी नोटिफिकेशन लिस्ट आ गई और ये हो गया हमारे पास। बस 1 सेकंड का वेट, 1 सेकंड का वेट, 1 सेकंड का वेट, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान टाइप कर देता हूँ, आप लोग तब तक टाइप करें सामाजिक विज्ञान। आप लोग भी करें जल्दी से, फटाफट से। आ जाता हूँ सामने, आ जाता हूँ सामने, आके कर देता हूँ। ठीक, फटाफट से आप लोग भी इसको शेयर करिए फटाफट से क्लास को, और मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ।
ये हमारी गई नोटिफिकेशन, हमारी नोटिफिकेशन जा रही है भाई। सर आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं चल पाया, फिर बाद में उसको वो रिकॉर्डेड देखेंगे और फिर कहेंगे अरे सर मेरी तो क्लास ही नहीं चल पा रही थी, मैं तो देख ही नहीं पाया। बस 1 सेकंड का वेट। अब जिसको पढ़ाई नहीं करना है तो वो 2 मिनट वेट का कर पाएगा भैया, फटाफट वाली चीज़ें चाहिए उसको। ये गई भाई हमारी नोटिफिकेशन। तो ये है हमारे पास 4 प्रकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दूसरे लोग अपनी अलग-अलग सरकार है, और साथ में फटाफट से बता दो कि ये कब राजभाषा दूसरे धर्म के थे, है ना, दूसरे धर्म के थे। अब कहाँ से कौन से धर्म के हैं वो तुम्हें 1956 में। बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया। चलो भाई अगला देखो जरा हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और देश के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। यह जानकारी सारे बच्चों को होनी चाहिए। चलो भाई अब अगला हमारे विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों 1950 में क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और देश के जो कि हमारे 2022 और 23 में बना हुआ है। गौर से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। बहुत ध्यान से सुनो, बेल्जियम में हमारे कितने प्रकार की सरकार हैं, हमारे पास 4 प्रकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ब्रुसेल्स में उस अपनी अलग 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 सरकार है और साथ ही साथ में एक हमारे पास वहां पे सामुदायिक सरकार है, जो कि बेल्जियम ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सामुदायिक सरकार है। तो बच्चों अब सामुदायिक सरकार में क्या होता है कि जो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, जो डच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, यानी डच, फ्रेंच और उसके बाद जर्मन भाषा, इन तीनों भाषा वाले लोग मिल करके क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो जरा क्या करें, कह रहे हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, नहीं भैया शासन के अंगों के मध्य तो नहीं होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य बिल्कुल भी नहीं होगा, राज्य सरकार और सामुदायिक नहीं, करेक्ट आंसर होगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 14 है, समझ गए यहां तक सारे, ये है क्या होगा, बेल्जियम क्यों हुआ, सत्ता की साझेदारी होती है। बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे भारत है, अब भारत में जानते हो आप लोग हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू को क्या कर दिया गया, एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, अब बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे वो हिंदू था और जो बांग्लादेशी लोग थे वो दूसरे धर्म के थे, है ना, दूसरे धर्म के थे। अब कहाँ से कौन से धर्म के हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस बेचारे हिंदू को जिंदा जला दिया पेड़ से लटका करके। तो ये क्या हुआ बताओ, ये एक प्रकार का गृह युद्ध ही तो छिड़ रहा है,
क्योंकि अब वहाँ के जो हिंदू होंगे बांग्लादेश के, वो उन उन जाति वाले लोगों के खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो सर हम अच्छे से समझ रहे हैं कि भैया श्रीलंका में ऐसा हुआ था कि सिंगली और तमिलों के बीच में गृह युद्ध छिड़ा था, तो सर श्रीलंका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बेल्जियम में तो सर ये थे ही नहीं भाषा बोलने वाले लोग, और जर्मनी और लग्जमबर्ग की कोई कहानी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस लग्जमबर्ग हमें इतना ध्यान में रखना है कि ये जो देश है लग्जमबर्ग, ये बेल्जियम का एक सीमावर्ती देश है, यानी सीमा से जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़िया से। चलो अब हमारे पास ये है अगला कि बेल्जियम का संबंध किससे है, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, या फिर हमारे पास एशिया से? जल्दी बताओ। तो बच्चों देखो, अमेरिका से तो है नहीं, अफ्रीका से भी नहीं है, एशिया से भी नहीं है, ठीक, क्योंकि एशिया में तो आता नहीं है सर, एशिया तो पहले से हटा दो। अमेरिका में भी नहीं है, अफ्रीका से भी नहीं है, इसका संबंध किससे, यूरोप से है। ठीक, अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ये बेल्जियम है वो कहाँ पे है, वो यूरोप में है। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। और एक चीज याद रखना है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कहां से मिली थी, वो नीदरलैंड से अलग हुआ था। ठीक, समझ गए? यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी। फटाफट से यस, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास में क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद अगले चैप्टर के क्वेश्चन है। और श्रीलंका का बहुत सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन है? सर क्या सिंगली है, ईसाई है, तमिल है, या मुस्लिम है? देखो बहुत अच्छे सुनो, श्रीलंका में तमिल भी हैं, सिंगली भी हैं, ईसाई भी हैं, और तमिल भी हैं, और मुस्लिम भी हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो याद रखना है कि जो तमिल होते हैं ये कैसे होते हैं, ये अल्पसंख्यक समूह होता है, यानी इनकी संख्या क्या होती है, सिंगलियों की तुलना में कम होती है। तो सर ये अल्पसंख्यक समूह है, ठीक है सर। और इसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक भारतीय तमिल है और एक श्रीलंकाई तमिल है। और सिंगली, सर ये सिंगली जो होता है ये हमारे पास बहुसंख्यक समूह होता है, और इसके 74% इसकी क्या होती है, संख्या होती है। और तमिलों की संख्या होती है कितने परसेंट, तमिलों की संख्या होती है कितने परसेंट, सर तमिलों की होती है 18%। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बढ़िया से, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। अब आ जाओ इधर। अब हमारे पास यहां पर क्या है, जरा गौर से देखो। अब हमारे पास यहां पर क्या लिखा है, गौर से देखो। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। अब आ जाओ इधर। अब मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। बढ़िया से, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। अब आ जाओ इधर। अब हमारे पास यहां पर क्या है, जरा गौर से देखो। अब हमारे पास यहां पर क्या लिखा है, गौर से देखो। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है कि मन चाहे ढंग से क्या करना, देश का शासन करना। अब यहां से हमारे बोर्ड के पेपर में क्या होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। एक क्या बनेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और क्या बनेगा, वो बनेगा कि भैया श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को आप परिभाषित कर दो। अब इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताता हूं मैं। ऐसे बनेगा कि श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप बहुसंख्यकवाद के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद आप बताओगे कि सर बहुसंख्यकवाद के बारे में बताओगे, फिर श्रीलंका में किस प्रकार से बहुसंख्यकवाद हो रहा था वो बताओगे। तो सर बहुसंख्यकवाद क्या है कि मन चाहे ढंग से देश का शासन करना। अब श्रीलंका में जो हमारे श्रीलंका जब 1948 में स्वतंत्र हुआ, किससे स्वतंत्र हुआ, ब्रिटेन से। तो सिंघलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश करी, ठीक, बहुत कोशिश करी। और 1956 में सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया और तमिलों को अनदेखा कर दिया, ठीक है। देश के जो विश्वविद्यालय थे, जो सरकारी नौकरी थी, उनमें सिंघलियों को आगे कर दिया। ये बात समझ में आ गई। और सिंगली भाषा वाले जो लोग होते थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और जब श्रीलंका का नया संविधान आया तो सरकार ने बौद्ध धर्म को ही प्रोत्साहित कर दिया, उसको ही आगे कर दिया। अब तमिल लोग मजबूर हो रहे थे कि वो भी सिंगली वाली भाषा को अपनाएं और इन्हीं के बौद्ध धर्म को अपना लें।
पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अब रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जो तमिल और सिंगरी भाषा वाले लोग होते थे उनके संबंध बिगड़ते चले गए, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब आते हैं, चले गए, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और यहां से हमारे पास बनता है अगला सवाल। एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो। सर क्या लॉन्ग भी बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बोलो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया, चलो एक लोग भाई जरा पोल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो देखो क्या कर रहा है। बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले के मध्य बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव पैदा हुआ? सर 1945 से 50 दशक में, या 1950 से 1960 दशक में, 1960 से 1970 तक, या 1970 से 1980? ये सवाल हमारा 2025 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। 2025 में ये आया हुआ है और आपको इसको बहुत कायदे से तैयार करना है क्योंकि ये सवाल बन सकता है बोर्ड के पेपर में। क्या जवाब होगा फटाफट से बता दो। यस, 1950 से लेकर के कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1960 तक, कुछ 1960 से लेकर के 1970 लिख रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 1950 से लेकर के 1960 तक। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया से क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताइएगा। ये भाई पोल क्यों नहीं मिल रही बच्चों को? चलो अगला सवाल देखिएगा हमारे पास। श्रीलंका एक कैसा देश है? क्या वो सीमांत देश है, यानी क्या उसकी सीमा का अंत हो जाता है एक जगह पे जाकर के? नहीं भाई। क्या द्वीपीय देश है, या फिर एक प्रांतीय देश है, या फिर प्राय द्वीपीय देश है? तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है, एक आइसलैंड है। समझ में आ रही बात? तो सर हमारे पास इस तरीके से करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? एक द्वीपीय देश है। अभी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा भी है। बढ़िया से क्लियर हो गया इतनी बात? सारे बच्चों को एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया एकदम। चलो मैं अगले सवाल की तरफ। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास में है, बस 2 मिनट बाद पोल मिल रहा है। सिंगली भाषा किस धर्म के अनुयायी थे? ऐसा सवाल हमसे पूछा गया है कि सिंगली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म के अनुयायी थे? जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंगली भाषा वाले लोग किस धर्म के अनुयायी थे? क्या वो यहूदी धर्म को मानते थे, या वो जैन धर्म को मानते थे, या वो इस्लाम धर्म को मानते थे? तो श्रीलंका के जो सिंगली भाषा वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। कहां गए सर? ठीक है, तो सर समझ गए कि सिंगली भाषा वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे। मैम पोल जरा दे दीजिएगा टाइम से। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो भाई बेटा कुछ 2 मिनट वेट कर लिया करो, आप लोग तो बिल्कुल हवा हवाई घुमा करते हो। हाँ, थोड़ा सा अगर 2 क्वेश्चन में पोल नहीं आया तो कम से कम उसको नोट करो ना। थोड़ा सा अगर 2 सवाल में नहीं आया तो पोल। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? चलो भाई अगला ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को 2 चीजें दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब तक आप आंसर करिए। और श्वेता सिंह जी बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, उस चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। एक तो आपको ये फोटो दिख रही होगी, कुछ आने वाला है, और एक आपको ये फोटो दिख रही होगी, कुछ आने वाला है। मतलब 2 लेक्चर्स अभी बहुत तगड़े से। तो ये लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े से लेक्चर्स हैं, आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। चले तो ज़रा गौर से देखो।
और जो आप शहता आप भी कर रही हैं वो भी मिलने वाला है। लो भाई, हम इसका आंसर बता दिए डायरेक्ट। कह रहे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की तुलना में ज्यादा थे। अब इसको पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझो। अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, बेल्जियम में जो फ्रेंच डच भाषा थे, ये कितने थे? ये 59% वाले लोग थे। जो ये थे, ये 40% वाले, तो 80। ये सवाल हमारा 2025 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है कि अखंडता और एकता के लिए क्या जरूरी है। चीजों के ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। एक तो आपको ये फोटो दिख रही होगी, कुछ आने वाला है, और एक आपको ये फोटो दिख रही होगी, कुछ आने वाला है। मतलब 2 लेक्चर्स अभी बहुत तगड़े से, तो ये लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े से लेक्चर्स हैं, आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। चले तो ज़रा गौर से देखो, और जो आप शहता आप भी कर रही हैं वो भी मिलने वाला है। लो भाई, हम इसका आंसर बता दिए डायरेक्ट। कह रहे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की तुलना में ज्यादा थे। अब इसको पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझो। अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, बेल्जियम में जो फ्रेंच डच भाषा थे, ये कितने थे? ये 59% वाले लोग थे। जो ये थे, ये 40% वाले थे। इनकी संख्या तो ज्यादा थी, इनकी संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन ये पूरी तरीके से समृद्ध नहीं थे। ये क्या थे? ये समृद्ध थे, ये समृद्ध थे, ठीक, और शक्तिशाली थे। यानी फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों की तुलना में कमजोर और अनपढ़ थे, निर्धन और दुखी थे, समृद्ध और शक्तिशाली थे। ठीक, तो सर करेक्ट आंसर होगा कि समृद्ध और शक्तिशाली थे। आंसर रट करके मत बैठिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे बन सकता है कि बेल्जियम में डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में थे, ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर ये आंसर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा वाले लोग थे, वो लोग ऐसे थे जो ज्यादा समृद्ध थे। उनकी संख्या तो कम थी, उनकी संख्या तो कम थी, लेकिन वो फिर भी क्या थे? वो लोग कैसे थे? वो लोग समृद्ध और शक्तिशाली थे। ठीक, तो सर समझ गए, डच भाषा बोलने वाले समूह की संख्या तो ज्यादा थी, परंतु ये धन के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर और अल्पमत वाला लगा दोगे। डच भाषा वाले लोग क्या थे? अल्पमत थे, उनकी संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन वो कमजोर थे। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो, मजा आ गई एकदम। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहे देश की अखंडता और एकता के लिए क्या जरूरी है? क्या राजतंत्र जरूरी है? सर राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी एक क्या होगा? कोई भी एक राजा होगा, कोई भी एक राजा होगा, और वो राजा क्या करेगा? वो प्रजा के ऊपर क्या करेगा? राज करेगा। कोई भी एक राजा होगा और वो प्रजा के ऊपर शासन करेगा, राज करेगा। ठीक, तो सर इसे हम राजतंत्र बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यानी सर इसमें क्या होता है? राजा होता है, और राजा की क्या होती है? प्रजा होती है। ठीक, तो सर ये राजतंत्र नहीं होगा। सर सत्ता का विभाजन करना या सत्ता की साझेदारी करना? विभाजन कर दोगे अगर सत्ता का, तो भी नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि सत्ता के विभाजन से क्या होता है कि देश में एकता और अखंडता नहीं बनी रहती है, बल्कि सत्ता की साझेदारी करना। सर सत्ता की साझेदारी करने का मतलब क्या होता है कि सत्ता को इस तरीके से जो है स्थापित करना कि भैया कुछ शक्तियां केंद्र को दे दो, कुछ शक्तियां राज्य को दे दो, तो इसको हम लोग सत्ता की साझेदारी बोलते हैं। और यहाँ पे हर व्यक्ति की भागीदारी होता है। यानी सर सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सभी की भागीदारी, ठीक, जहां पर सभी की क्या हो जाए? भागीदारी हो जाए। ठीक, अगर आप सरकार चुनेंगे तो आप चुनेंगे, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक, आप सरकार थोड़ी ना चुन सकते हैं, वहां पे तो राजा का बेटा ही राजा बन जाता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बता दो, बढ़िया से। चलें आगे। चलो भाई, अगला सवाल हमारे पास में है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? यानी सत्ता को बांट दो। ठीक, क्या वो सामुदायिक सरकार, या गठबंधन सरकार, या एकात्मक सरकार, या संघीय सरकार? 4 ऑप्शन हमारे पास में है, सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, या एकात्मक सरकार। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से बताओ। देखो, सत्ता का बंटवारा, सर सत्ता का बंटवारा सामुदायिक सरकार में नहीं होता है। सामुदायिक सरकार में तो समूह के लोग मिलकर के सरकार को बनाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे सामुदायिक सरकार हर देश में थोड़ी ना होती है। गठबंधन सरकार नहीं, ऐसा यहाँ भी नहीं होता है। सर संघीय सरकार में, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है, वहां पर सत्ता का बंटवारा हो जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी हो जाती है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को? मैम इसमें देख के बोल दीजिएगा।
इसी के हिसाब से दे रही ना, लाइव पे कर लो आप अगर आगे पीछे है तो। ठीक है, बढ़िया एकदम। आगे चलो बच्चों, चलो अब अगला सवाल हमारे पास में क्या कहता है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, यानी सर सत्ता के साथ। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा वाले लोग थे वो लोग ऐसे थे जो ज्यादा है और स्वतंत्रता कहां तो ज्यादा 8 संघी, 29 राज्य, 5 संघी, 25 राज्य, बहुसंख्यक पास होती हैं और वो प्रजा कॉन्सेप्ट के साथ समझो। अगर हम बात करें बहुत सिंपल सर, कुल भाषाएं 22 हैं, तो ये छोटी छोटी जानकारी या संघीय सरकार, 4 ऑप्शन हमारे पास में है, सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से बताओ। देखो सत्ता का बंटवारा, सर सत्ता का बंटवारा सामुदायिक सरकार में नहीं होता है। सामुदायिक सरकार में तो समूह के लोग मिलकर के सरकार को बनाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे सामुदायिक सरकार हर देश में थोड़ी ना होती है। गठबंधन सरकार नहीं, ऐसा यहाँ भी नहीं होता है। सर संघीय सरकार में, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर सत्ता का बंटवारा हो जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी हो जाती है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को? मैम इसमें देख के बोल दीजिएगा, इसी के हिसाब से दे रही ना, लाइव पे कर लो आप अगर आगे पीछे है तो। ठीक है, बढ़िया एकदम। आगे चलो बच्चों, चलो अब अगला सवाल हमारे पास में क्या कहता है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं हिंदी की तो हमारे सिलेबस में कुछ चीजें हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। हिंदी हिंदी है और वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला एकात्मक सरकार, आपके हिसाब से भारत की राजभाषा है। ये हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है ना, संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी को शामिल किया गया। हिंदी के अलावा इसके अलावा कितनी 21 भाषा अन्य हैं। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं क्या हैं? अन्य हैं। कुल भाषा कितनी है सर? कुल भाषा हमारे पास 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं सर? कुल भाषाएं जो हमारे पास है सर वो है टोटल 22। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कुल भाषाएं कितनी है सर? कुल भाषाएं 22 हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखो जरा, कूट वाला प्रश्न आया है और अब लिख के रख लो, तुम्हें ऐसा प्रश्न 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक। तुम्हें ऐसा प्रश्न 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। कह रहे हैं संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है। सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। अब आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? पढ़िए तब आंसर करिए, जल्दी से बताइए, पढ़िए और तब आंसर करिए। सर एसएसटी याद नहीं होता बेटा, आप उसको याद करने की कोशिश करते हो ना, इसीलिए याद नहीं होता। अगर आप उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छा से, ठीक। बिल्कुल, जैसे उसको याद करोगे ना तो वो नहीं आएगी, उसको याद करोगे तो वो नहीं आएगी, लेकिन उसको एक बार दिल से समझ गए ना तो वो जरूर आएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं याद होती है तो आप परेशान मत हो। हाँ, डोंट बिलीव लर्निंग, प्लीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए आपस, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलिए भाई, वेरी गुड, बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक। तो बच्चों ने हमारे आंसर दे दिया है, ज्यादातर बच्चे ए वाले हैं। मैम बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं? सी को मिले हैं 37%, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये प्रश्न का आंसर होगा, कह रहे हैं संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ये बात बिल्कुल सही है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। फिर उसके बाद एक तीसरे प्रकार की साझेदारी और भी होती है, ठीक है। कह रहे सभी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं। क्या ऐसा होता है? संघीय व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र के पास होंगी? नहीं, कुछ शक्तियां राज्य के पास भी होती हैं। तो सर हम समझ गए कि सर ए आर दोनों सही है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, दोनों सही है ही नहीं, है ना। सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं होती हैं, इसका मतलब ए सही है पर आर क्या है? गलत है।
ठीक, आर क्या है, गलत है। समझ गए, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में नहीं होती है संघीय सरकार में। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, आगे बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल जरा देखो हमारे ध्यान से, क्या है हमारे पास। अगला है, आज क्या कोई पूजा है क्या बेटा घर में, जल्दी बताओ। तो देखो, संघवाद क्या होता है, यानी कि शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीजें बनाने में, पता है आपको। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया संघवाद का मतलब शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। और तीन प्रकार की, तीन स्तर की सरकारें होती हैं, तीन स्तर होते हैं सरकार के। जी, ये है हमारे पास केंद्र सरकार, ये हमारे पास राज्य सरकार, और ये हमारे पास स्थानीय सरकार। ये आ गई हमारे पास तीन प्रकार की सरकारें। बढ़िया समझ गए, तो तीन प्रकार की सरकारें हो गई। फिर उसके बाद सर, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी केंद्र सरकार केंद्र के डिसीजन लेती है और राज्य सरकार राज्य के डिसीजन लेती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारे, आपके क्यूट से, आपके प्यारे 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 आपके मोटू भैया से। ठीक है, तो एक बार मोटू भैया क्लास में आइएगा। हमारे सिलेबस में को मिले हैं 37। तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया संघवाद का मतलब शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। और तीन प्रकार की, तीन स्तर की सरकारें होती हैं, तीन स्तर होते हैं सरकार के। जी, ये है हमारे पास केंद्र सरकार, ये हमारे पास राज्य सरकार, और ये हमारे पास स्थानीय सरकार। ये आ गई हमारे पास तीन प्रकार की सरकारें। बढ़िया समझ गए, तो तीन प्रकार की सरकारें हो गई। फिर उसके बाद सर, संघीय शासन व्यवस्था में पास स्थानीय सरकार। ये आ गई हमारे पास तीन प्रकार की सरकारें। बढ़िया समझ गए, तो तीन प्रकार की सरकारें हो गई। फिर उसके बाद सर, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी केंद्र सरकार केंद्र के डिसीजन लेती है और राज्य सरकार राज्य के डिसीजन लेती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारे, आपके क्यूट से, आपके प्यारे 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 आपके मोटू भैया से। ठीक है, तो एक बार मोटू भैया क्लास में आइएगा, सारे बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन करिएगा। और हाँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कौन सी पूजा है मैम, सकट देवता, संगठा माता। अच्छा, संगठा माता अलग होती है, सॉरी सॉरी माता जी। ठीक है, तो आज एक छोटी सी पूजा है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस छोटी सी पूजा में घर में बकरा कटता है। समझ आ रही बात, बकरा कटता है। मेरी माता जी इंतजार कर रही हैं, हाँ बकरा लेकर, हाँ बकरा छगड़ा, आई डोंट नो। ठीक है, और सुनो, वो सच वाला असली वाला बकरा नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ हम हत्या नहीं करते हैं। तो चावल को होता है, सब रेडी, रेडी। तो मैं बस केवल 30 सेकंड में आया, जल्दी से एक बकरा काट के। हाँ, तो आपको सभी बच्चों को मोस्टली पता, और ये बच्चे जितने हैं हो सकता है घर पे पूजा हो चुकी हो। तो भाई सर जी पढ़ा रहे थे और सर जी को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा काम आ गया सिर्फ आपके लिए, कि आपके संकट दूर हो जाएं। सर जी गए हैं और 30 मिनट में भी आपके सामने आएंगे। बिल्कुल, और ये बच्चों के भी घर पे पूजा हो चुकी होगी। बहुत बढ़िया भाई। हाँ हाँ, जो भी कहते हैं सबके यहाँ अपने अपने। भाई आपके यहाँ क्या बोला जाता है आज की पूजा को, जल्दी से? हाँ, तिलवा। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही सही। और आप सारे बच्चे, क्या बात है भाई, बिल्कुल यही पूजा, सेम पूजा यहाँ पर भी चल रही है। तो टाइम भी हो गया है, तो सर बस यूं गए और यूं आए। तो आप लोग बताओ भाई, कैसे समझ में आए कि राज्य सरकार और जो लोक सरकार सर जी आपको पढ़ा रहे हैं सब कुछ? बहुत बढ़िया भाई। सभी बच्चों को भाई गुड इवनिंग, राधे राधे। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि अब शायद एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे। हाँ बिल्कुल, वो एप्लीकेशन कल आपको मिल जाएगा और सारे बच्चे बस उतने ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे 8:30 पर पूजा होती है। सबके यहाँ अलग अलग टाइम होता है। हमारे यहाँ भाई 7 पे होती है, तो सर 7 पे गए हैं। और बस 30 सेकंड में बोले तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा मजबूत बना दिया है ना? ज़्यादा मजबूत बन गया है। आवाज़ निकालो। अच्छा, आवाज़ निकालते हो, जैसे वहाँ सर जी गए होंगे, ओहो मम्मी जी, इसे कैसे काटना है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से। हाँ, संकट पूंजा बिल्कुल यही वाली हो रही है, और सिर्फ ये इसलिए हो रही। कौन सी मैम? गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सबके यहाँ कहते हैं। सर हो गया एवरीथिंग? बहुत बढ़िया। लड्डू भी पा गए सर, लड्डू भी पा गए। सर तिलवा है घर में? हाँ तिलवा भी कह सकते हो, तिलवा कह सकते हैं क्या? चलो चलो भाई, मम्मी ने हमारे एक ऑर्डर करा दिया। क्या करें, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम और करती है, उनको क्या कहते हैं? क्या उनको नगर पालिका बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? क्लियर हो गया? बढ़िया से। अच्छा है, तो कृषि नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगा, रक्षा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? शिक्षा। शिक्षा को समवर्ती में डाला गया था। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा इसमें टाइम लिया है। और ये बात बहुत अच्छे से सुन लो, जिस सवाल में मैं टाइम लूंगा वो सवाल इंपॉर्टेंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए उसको अच्छे से समझिएगा, वही पेपर में तुम्हारे आएगा। समझ गए? तो इसलिए आप जिसमें मैं ज्यादा टाइम लूं, समझ जाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे सर इतना टाइम ले रहे हैं। अब ये 3 हमारे पास सूचियां हैं, गौर से देखो। पहला, अगर बात करें केंद्र की सूची, अब ये जो केंद्र की सूची होती है इसमें रक्षा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, बंदरगाह है, रेलवे है, हाईवे है, संचार है। अगर बच्चों बात करें, इका हो गया है भाई, इका हो गया है। अगर बच्चों बात करें तो हमारे पास राज्य की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था आएगी, पुलिस भी आएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आएगा, अस्पताल, दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी। फिर उसके बाद समवर्ती सूची में क्या आएगा? न्याय आएगा, शिक्षा आएगा, ट्रेड यूनियन आएगा और वन आएंगे। तो सर हमें अच्छे से इस बात को लिख लेना है, यहां से हमारे बोर्ड के पेपर में सवाल बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगला सवाल देखो, भारत के राज्य से इस बात को लिख लेना है, यहां से हमारे बोर्ड के पेपर में सवाल बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगला सवाल देखो, भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों, भारत के हो गया। ठीक सर, कृषि, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जो मैं आज के दिन में कराऊंगा। अच्छा, अब भारत में क्या हुआ कि कुछ से समझ में आ रही होगी, एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर हो गए सारे बच्चों को? आगे चलें। चलो अगला सवाल हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? अब ये सवाल हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। ये सवाल हमसे कब पूछा गया? 2024 के बोर्ड के पेपर में। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? नहीं लगा हुआ है। देखो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और नगर पालिका। अभी भी मैंने इसको ओरली बताया भी था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों सरकार के अंग होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? सरकार के अंग होते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों सरकार के अंग होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बल्कि नगर पालिका ये सरकार का अंग नहीं है, बल्कि नगर पालिका शहरों में काम करने वाली। हो गया सारे बच्चों को? बढ़िया से। चलो मैं आगे। चलो भाई अगला देखो जरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, यानी संघ सूची में आता है? देखो, शिक्षा। अब सर शिक्षा, सर ये तो समवर्ती में आएगा। सर शिक्षा किस में आएगा? सर ये तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे व्यापार हो गया, ठीक सर, कृषि हो गया। सर व्यापार, कृषि, ये सर हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सर ये हमारे राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य सूची में आएगा। जबकि सर ये हमारा रक्षा जो होगा, ये हमारे पास केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा, यानी इसको केंद्र सरकार क्या करेगी? यानी केंद्र सरकार, या कहो कि सर संघ सरकार ही इसका क्या करेगी? इसका नियंत्रण करेगी। और इसके कहने का मतलब है कि जो रक्षा मंत्रालय होगा पूरा केंद्र सरकार देखेगी। बढ़िया से क्लियर हो गया सारे बच्चों को? क्लियर? वाह क्या बात है, यस सर क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं बेटा अरुण, ऐसा तो नहीं है, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। आ रही ऑडियो वीडियो मेरी? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा। अब एक बच्चा कह रहा था सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो। बेटा मैं उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा तेज पढ़ रहा हूं जिस क्वेश्चन को हम डीप में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना?
जैसे अभी हमने इसके बारे में डिटेल में सब कुछ पहले से बता रखा है, तो जब मैंने डिटेल में पहले से बता रखा है तो मैं फटाफट से आंसर बता करके आगे बढ़ जाता हूं, और नहीं तो फिर मेरी भाषा क्या है, भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी नहीं होगा। समझ गए? यहां तक नहीं है। अब आपको नहीं नहीं देखना है का सर केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही व्यक्ति केंद्रीकरण, ये भी नहीं कहा गया है ना, ऐसा हमसे। तो मैंने क्या कहा, न्यायपालिका, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, हर व्यक्ति के लिए होती है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सर शक्तियों का केंद्रीकरण, यहां कर लो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो सर ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा, ये एक संघात्मक शासन की व्यवस्था होगी। लेकिन कठोर संविधान, कठोर संविधान ये किसी भी संघ देश की क्या होती है, शासन व्यवस्था नहीं होती है। समझ में आ गई इतनी बात? दो ऑप्शन सही हो रहे थे इसलिए मैंने वहां विकेंद्रीकरण कर दिया। बढ़िया से क्लियर हो गया सभी को? एक बार फटाफट से बताओ, बस एकदम आगे समझ में आ गई बात? यस, लचीला वहां लिखा होता कि भैया संघीय शासन व्यवस्था की है, तब वो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था। ठीक, एक बार फटाफट से बता दो सर, हमें डाउट। बढ़िया से चलो, तो हमसे कह रहे जम्मू कश्मीर को किस वर्ष, सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलूं तो सर 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? फटाफट से बताओगे, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? क्या राज्य को या संघ को या फिर ए और बी दोनों को? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं सर वो ए और बी यानी कि ना 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 वो तो संवर्ती को होगा, ए और बी यानी कि सर दोनों होगा तो सर संवर्ती हो जाएगा। ठीक, तो सर अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो सर किसको प्राप्त होंगी? सर संघ को प्राप्त होंगी। मैं तीनों लिख करके बता देता हूं। एक होती है बच्चों हमारे पास संघ सूची, जिसको हम लोग केंद्र सूची बोलते हैं। इसको देखता है कौन? इसको हमारी देखती है संघ सरकार। सब लिख के बता देता हूं। इसको देखती है कौन सी सरकार? सर इसको देखती है हमारी संघ सरकार। क्लियर हो गई बात? एक होती है हमारे पास केंद्र सूची, एक होती है बच्चों हमारे पास केंद्र सूची। सर केंद्र सूची को कौन देखता है? सॉरी 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 राज्य सूची। ठीक है, इसको कौन देखता है? इसको देखता है राज्य सूची। राज्य सूची को कौन देखता है भैया? राज्य सरकार। ठीक है, तो सर राज्य सूची को कौन देखता है? सर इसको देखती है राज्य सरकार। ठीक है सर, एक और सूची होती है जिसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। सर समवर्ती सूची को कौन देखता है? सर समवर्ती सूची को कौन देखता है? सर इसको दोनों देखते हैं। सर इसको केंद्र सरकार भी देखती है और सर इसको राज्य सरकार भी देखती है। सर दोनों देखते हैं। ठीक, अब एक होते हैं हमारे अवशिष्ट विषय। एक अवशिष्ट विषय, यहाँ टा होता है, अवशिष्ट विषय। ठीक, तो सर अवशिष्ट विषय होते हैं, है ना। तो सर इसको कौन देखता है? सर इसको हमारी केंद्र सरकार देखती है। इसका मतलब सर संघ सरकार देखती है। ठीक, आ गई मेरी बात समझ में? तो सर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे मैं देख पा रहा हूँ सी वाले ही होंगे, मैं जानता हूँ सी वाले इसलिए होंगे क्योंकि ए बी देखते ही वो समझते हैं अच्छा 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 यही वाला लगा दो। ठीक, तो एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलें, चलो अगला सवाल क्या है? समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, जल्दी से बताओ क्या होगा? सर शिव की बात सुन लो। क्या बात सुन लो बेटा, बताइए बेटा। सर क्या प्री बोर्ड यूपी में सारे स्कूल में 12 से स्टार्ट है? आप लोग बताइए आपके प्री बोर्ड कौन सी डेट से स्टार्ट है? सारे बच्चे टाइप करके बताओ। कह रहे हैं समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। अगर ऐसा हो जाए ना कि पूरे प्रदेश में जो सभी एक ही दिन प्री बोर्ड स्टार्ट, हो तो मैं ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि भैया समवर्ती सूची समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो भैया नहीं बोला गया है। देखो शिक्षा सर ये तो समवर्ती में आता है, ठीक है सर। उत्तराधिकार है ना सर, उत्तराधिकार ये किस में आएगा? सर उत्तराधिकार ये भी सर हमारा समवर्ती से मिलना चाहिए। सर वन है ना, या विदेशी मामले, तो सर करेक्ट आंसर होना चाहिए कि भैया ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे
विदेशी मामले। ठीक, बाकी के सारे हमारे कैसे होंगे, समवर्ती के अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट मामले जो होंगे हमारे सर वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध होंगे जो कि हमारे केंद्र सूची से संबंधित हो। ठीक, क्या यहाँ पोल दे दिया आपने, क्या बता रहा हूं, पार संघ 20 और 19 बच्चे कंफ्यूज है, 21 दोगे तो सर यानी सर कुल भाषा कितनी है, सर कुल भाषा कितनी है, सर कुल भाषा हमारे पास कितनी है, सर कुल भाषाएं हमारे पास 22 हैं। कुल भाषाएं हमारे पास कितनी हैं, सर कुल भाषाएं हमारे पास 22 हैं, लेकिन सर 21 भाषाएं हमारे पास अलग हैं और एक भाषा हमारे पास हिंदी है। यह जानकारी सारे बच्चों को होनी चाहिए। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर आ गई बात समझ में, सारे बच्चों को? वेरी गुड। ठीक, आगे चलूं मैं। सर आज मेरा सोशल साइंस का पेपर था लेकिन मैंने रटा नहीं, पूरा पेपर करके आया हूं। आपकी हर क्लास देखी है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है। बिल्कुल, अब इसमें क्या है बड़ी बात भाई उत्कर्ष, क्या अच्छा कॉपी पेस्ट मार दिए हो? समझ गए यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? तो सर आगे देखो जरा सवाल क्या कह रहा है हमसे। अब ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं, जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप लोग आज इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, मैं कल आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन वीडियो दूंगा। कल सुबह मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के, कल सुबह मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे कैसे होंगे सर, शॉर्ट वाले होंगे, उसके बाद सर लॉन्ग वाले होंगे और चैप्टर वाइज बता दूंगा। ठीक, मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि पहले आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना हो सके लाइक और शेयर करो सारे बच्चे। ठीक, देखो क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सर धर्म का कोई स्थान नहीं होता। बेटा जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसमें धर्म का कोई स्थान नहीं होता। कह रहे एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखते हैं, केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म का मान्यता दी जाती है, नहीं, ये सब होता है वहां पर जहां पर सरकार एकात्मक होती है। लेकिन यहाँ पर जहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वहां पे सभी धर्मों को क्या किया जाता है, समान समझा जाता है और ये एक लोकतंत्र की विशेषता होती है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बताओ सारे बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को? बड़ी सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था, ठीक है, और भेदभाव और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। यह भारतीय समाज के किस वर्ग की थी? यह हमसे पूछा गया है सवाल। देखो अब यहां पर यह क्वेश्चन हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। कह रहे हैं वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में, अब ये सवाल पता है ये 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। ये सवाल 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, समझ में आ रही बात? और इसमें ये चारों ऑप्शन थे। अब पेपर बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया प्रभु जाने, 2024 के पेपर का सवाल है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, वे हिंदू कह रहे वे जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था, ठीक है, और भेदभाव की और तिरस्कार की दृष्टि से 4 प्रकार के वर्ग हैं भारत में। जैसे आप सभी लोग जानते हो, एक सामान्य वर्ग आता है जिनको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, अभी एक और आ चुका है एवीएस अलग से आ चुका है। तो बच्चों ध्यान, ईडब्ल्यूएस सॉरी, और अनुसूचित जनजातियां, फिर उसके बाद अनुसूचित जातियां और फिर पिछड़ा वर्ग, बहुत अच्छे से जानते हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक, ओबीसी कैटेगरी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, एससी और एसटी कैटेगरी, जानते हो सारे बच्चे, जनरल कैटेगरी है ना, ओबीसी कैटेगरी, ठीक सर, अनुसूचित जातियां सर एससी कैटेगरी और सर एसटी। अब एक और आ चुका है ईडब्ल्यूएस, समझ में आ रही बात? तो अभी मैं ईवीएस बोल दिया था, ठीक है, तो उसके बाद जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीएस, ये ओबीएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो चुका है, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है वो ओबीएस से ही हो रहा है। ठीक, ये लाइव आप ओबीएस से ही देख रहे हो।
तो आज सुबह सुबह से एक लोगों को ओबीएस 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 बता बता के थक चुका हूं मैं। ठीक, तो सर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जिनको अछूत माना जाता था, वो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा और सर ऑप्शन नंबर हमारा सी भी करेक्ट होगा। ठीक, बल्कि गलत गलत होगा ए और डी वाला। तो भैया अगर ये दोबारा ऐसा सवाल आता है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? तो फिर हम सी की तरफ जाएंगे फिर। ठीक, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा सवाल शायद अब 2026 में ना बने, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। अब फिर आप सी की तरफ जाना, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी और सी दोनों करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो इनको अछूत माना जाता था, ये चीज आप दिल और दिमाग में एकदम सेट करके रखो। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? आगे चलूं मैं अब? समझ गए? हाँ, बढ़िया से क्लियर। चलो मैं आगे। चलो आगे देखो जरा ध्यान से। अब है महात्मा गांधी जी का विचार था। अब ये सवाल बार बार रिपीट होता है, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। ये 2000 जो है 19 में भी आया, 2020 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया और 2024 का ये सवाल ही है। आप बताओ फटाफट से सारे बच्चे क्या होगा? कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। फिर कह रहे हैं धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। फिर कह रहे हैं इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि महात्मा गांधी जी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और यहां पर उनका जो धर्म से मतलब था वो क्या था? नैतिक मूल्य। ठीक, कि नैतिक मूल्यों को हम कभी अलग नहीं कर सकते। तो सर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर भी कर रहे हो। ठीक, सर प्री बोर्ड का कुछ बता दीजिए बेटा। यही सब चीजें तो प्री बोर्ड में आएंगी, यही सब चीजें तो प्री बोर्ड में आएंगी, है ना? क्या इस बार प्री बोर्ड का जो है पेपर बोर्ड की तरफ से आएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, है ना? है ना? ऐसा नहीं है। अरे मेरी बात समझ में? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सर माफ करना लेकिन पूछ रहा हूं कि अगर किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, बिल्कुल झुकती है। अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो सर चाल जो होती है वो बेटा वो कम हो जाती है, चाल अधिक नहीं होती है। अगर अभिलंब की ओर झुक रही है तो इसका मतलब है कि उसकी चाल कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आ गई मेरी बात समझ में? एक बार फटाफट से बताओ। हाँ, और अपवर्तनांक अधिक हो जाता है। ठीक, आगे चलूं मैं अब? चलूं? चलो देखो, अब हमारे पास अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि दुनिया के किस हिस्से या देश में, दुनिया के किस हिस्से या देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? यह सवाल भी 2024 के पेपर का है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को आगे रखा गया है और पुरुषों को पीछे? तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। आपको देश याद ही रखना पड़ेगा कि स्वीडन में चले जाओगे तो आप पुरुष, जो यहाँ पर भारत के अंदर जो काम महिलाएं करती हैं वहां स्वीडन में पुरुष करते हैं। महिलाएं कमाने बाहर जा रही हैं, पुरुष घर के काम कर रहे हैं। समझ गए? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओगे। क्लियर हो गया? आगे चलूं मैं? चलो, तो सर ये चीजें ऐसी है ना जो हमें याद रखनी होंगी। अगर हम इनको याद नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा? कौन से सवाल पे थे? नहीं बेटा, 37 नंबर सवाल में मैंने विकेंद्रीकरण कर दिया है वहां पे, इसलिए ध्यान से देख लो। ठीक, तो वहां पे लिखा हुआ है कि महिलाएं घर के अंदर काम। क्यों परेशान हो बेटा, है ना? तो सिर्फ साज सज्जा से मतलब है। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। साज सज्जा से मतलब है महिलाएं सजना चाहती हैं, आराम से बैठना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती। मैं सबके लिए बात नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं अपने पति यानी
हेलो मैम, ये फोटो देखो, इसे डेट करोगे आप पास? डेट करोगे? अगर ये यहाँ पे होता है तो इसके साथ कहाँ जाते? डेट पे जाते। डेट पे जाते? वैसे वो मेरा फॉलोअर वो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैडम तुम्हारे साथ डेट पे जाएंगी। भाई कैसी लगी लड़की आपको? अच्छी है। हैं तो उठा के लेके जाओ। लेके जाओ। हाँ। अरे रुको रुको रुको, कहाँ लेके जाओगे? वो 1 2 3। ऐसा कैसे सही बात? हाँ सही देख चल। ठीक है। बक माधा चोट पीला भाग दी पा। 1 2। अरे पर तुमने यहाँ क्यों बुला लिया मुझे? अरे तुम पीछे तो देखो एक बार। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे। अरे पर तुमने यहाँ क्यों बुला लिया मुझे? अरे तुम पीछे तो देखो एक बार। अशकों की माला मेरे तुमसे ही है मेरी मीटिंग। शादी के लिए तुमसे ही है ना मेरी मीटिंग, तो बोलो। मैं क्या बोलूं? अच्छा छोड़ो, मैं ही बोलती हूँ। देखो, शादी से पहले ना मेरी कुछ डिमांड्स है, तभी मैं शादी करूँ। अच्छा बताओ। देखो, मैं छोटे मोटे घर पे नहीं रहूंगी, मैं ना बंगलों में रहूँ। हाँ तो मेरा खुद का बंगला है। और कार मुझे लग्जरी चाहिए विद ड्राइवर। वो बाहर थार देखी होगी तुमने आते वक्त, मेरी है। बस एक ड्राइवर रखवा दूंगा। और हाँ, घर के मैं कुछ काम वाम नहीं कर सकती, मुझे घर के लिए भी स्टाफ चाहिए होगा। अरे तो मेरी बीवी है तो वैसे भी घर का काम नहीं करेगी, घर में नौकर है। कैसा इंसान है, हर चीज के लिए माने जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, एक लास्ट शर्त है, मैं ना अकेली रहूंगी, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहने वाली शादी के बाद, सिर्फ तुम और मैं अकेले रहेंगे। हाँ वैसे भी मेरे मम्मी पापा आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो हम दोनों यहाँ अकेले ही रहेंगे। देखो, मैं किसी ना जॉब वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मेरे को ऐसा लड़का चाहिए जिसका ना खुद का बिजनेस हो, उसको सब बॉस कह के बुलाएं ताकि मुझे भी बॉस जैसा ही ट्रीटमेंट मिले। तो तुम्हारी आई गेस जॉब ही है, तो हमें ये मीटिंग एंड कर देनी चाहिए। हाँ तो मेरी खुद की तो कंपनी है, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, और जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं वो मेरा ही है। कैसे लड़के हो, हर बात के लिए कैसे माने जा रहे हो तुम? अरे तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या? अरे क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। पर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे लव मैरिज करनी है। हमेशा से ना मेरा सपना था कि मैं किसी के प्यार में गिरूं, वो मेरे प्यार में गिरे, फिर हमारे परिवार की ना लड़ाई हो कि नहीं करनी शादी, फिर हम उनको मनाएं, फिर हमारी शादी हो, फिर हम प्यार से रहें। हमेशा से ना मेरा ये ड्रीम था, लेकिन मेरे घर वाले अरेंज मैरिज करा रहे हैं मेरी। हाँ तो कर लो लव मैरिज, बोलो अपने घर वालों को। अरे तो वो भी तो नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं मेरी जिंदगी में, आज तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना, तो कहाँ से लव मैरिज करूं? और अब शादी की उम्र हो रही है तो पापा फोर्स कर रहे हैं कि कर ले अरेंज मैरिज, एक ही बात होती है। अब आप बताओ, एक बात थोड़ी होती है, पहले प्यार। मोहब्बत तो आप ही से करेंगे मेरी जान, मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात है। एक्सक्यूज मी, अगले जन्म में लड़का बनना चाहोगे? नहीं, मैं लड़की ठीक हूँ। आप बनना चाहोगे लड़का? नहीं, मैं लड़की ठीक हूँ। क्यों लड़का क्यों नहीं बनना? लड़कों की जिंदगी बहुत बेकार होती है। हाँ भाई, दोस्त की शादी पर नहीं चलना क्या? अबे अजय कैसा है यार, हैं? कैसा आना हुआ? बाकी दोस्त ने अगर कार्ड दिया है तो जरूर जाएंगे ना। दोस्त ने कार्ड दिया है, क्या उसकी शादी पे नहीं चलेगा? सुनिए, आप ऐसे कपड़ों में जाएंगे क्या? देखिए, हम ऐसे कपड़ों में नहीं जाने देंगे आपको। अरे चुप रहो ना, बात कर रहे हैं। और सुना, कैसे हुआ आना है? बढ़िया यार शादी पे तो अभी तू चला जाना, मैं देखता हूँ, मैं आ जाऊंगा। अकेले थोड़ी ना जाऊंगा, बचपन से आज तक जितनी भी शादियों पे गया हूँ तेरे साथ ही गया हूँ, तेरे बिना तो मैं कहीं जाता ही नहीं, तुझे नहीं पता?